और उसके उत्तर पर चर्चा की जाएगी, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे रामबाण औषधि कहा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में 18वीं सदी का जो भारत है, औरंगजेब के मरने के बाद की जो स्थिति है भारत में, और उत्तर मुगल शासक किस तरह से अय्याशी शासक हुए, उतने काबिल नहीं थे, उनमें सामंतों का वर्चस्व बढ़ गया था। और उसके बाद मुगलों के शासन, उत्तर मुगल कालीन शासकों के बाद अंग्रेजों का शासन का पदार्पण हुआ। लेकिन अंग्रेजों के शासन पदार्पण के पहले का जो स्थिति है उस पर कुछ प्रश्न और उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आया जाए इस पर जो प्रश्न, पहले प्रश्न और फिर उसके बाद उत्तर पर व्याख्या की जाएगी। पहला प्रश्न है आज के प्रश्न का, क्या है, औरंगजेब के मौत होने पर उसके कितने बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार वार ऑफ सक्सेशन के लिए संघर्ष हुआ तथा इस संघर्ष में कौन विजयी हुआ? औरंगजेब 1707 में मरा है। उसके बाद उसके 3 बेटों के बीच, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, उसके 3 बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है। उसमें मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करके, जो 65 वर्षीय था, मुगल शासक बना था। वो विद्वान भी था, कर्मठ भी था, लेकिन उसका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 1707 से 1712 तक ही चला था। फिर उसके बाद के जो शासक हुए वे और भी अय्याश किस्म के हुए, और अब सामंतों का शासन, सामंतों का वर्चस्व मुगल काल में हॉबी हो गया और धीरे धीरे वो शासन ठीक का नहीं रहा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह वही जिसे मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी, ने किस सिख गुरु के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की? क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद शासन की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। यत्र तत्र जितने भी देश में क्षेत्र थे, चाहे वह मराठा का क्षेत्र, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, हर जगह बगावत का बिल्कुल बजने लगा था। तो उससे मेल मिलाप करने के लिए किस सिख गुरु के साथ संधि की? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, कि 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ। हालांकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो गई है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1708 में इसकी मृत्यु थी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मौत हुआ है 1712 में। जो गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, अब उसकी मृत्यु के बाद फिर वार ऑफ सक्सेशन के लिए युद्ध हुआ। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ, उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा। बताएं कि उसे किस शक्तिशाली सामंत का समर्थन प्राप्त था? क्योंकि जो भी शाहजादे थे, मुगल शाहजादे, वे काबिल नहीं थे, उन्हें किसी न किसी शक्तिशाली सामंत का समर्थन प्राप्त था। और किस शक्तिशाली सामंत के समर्थन से वह राजा बना था? इसका उत्तर लिखा जाए, जुल्फिकार खां एक बहुत ही शक्तिशाली सामंत था उस काल का, उसके समर्थन से जहांदार शाह बना था। हालांकि वो कम दिन तक उसका शासन चला, मात्र 1 साल, 1712 से 1713, और 1713 में फिर फर्रुखसियर आ जाता है। बहुत कम समय का रहा है शासन। अगला है, जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासन अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में चला गया। एक सामंत था जुल्फिकार खां का। बताएं कि जुल्फिकार खां मुगल शासन में किस ओहदे में था? क्योंकि उसी के समर्थन से जहांदार शाह बना था, तो वह किस ओहदे पर था? वह वजीर के पद पर था। वजीर, बहुत प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वजीर आजम प्रधानमंत्री को कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पद का होता था, तो वह वजीर के पद पर था। अगला प्रश्न है, जहांदार शाह का जसहीन शासक, खराब शासन, जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में किसके हाथों हार जाने से समाप्त हो गया? क्योंकि जो भी थे वो कम काबिल थे, अय्याश किस्म के शासक थे, उन्हें लंपट मूर्ख भी कहा गया। तो उनका शासन तो 1 साल ही चला था। उसके भतीजे फर्रुखसियर के हाथों वे हार गए थे आगरा के पास, और उनका शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर किसकी सहायता से मुगल बादशाह बन सका? अब देखिए, सारे के सारे उत्तर मुगल शासक जो हुए वो किसी न किसी सामंतों के समर्थन से ही उनका शासन हुआ, क्योंकि अपने वो काबिलियत नहीं थी। औरंगजेब के मरने के बाद जो भी उत्तर मुगल शासक हुए वे उतने काबिल नहीं थे, वह अय्याशी किस्म के शासक हुए, इसलिए किसी न किसी सामंतों का समर्थन था। वे सामंत ही शक्तिशाली थे, राजा तो मात्र कठपुतली मात्र था। तो
तो प्रश्न है कि फर्रुखसियर किसकी सहायता से सारे तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसकी सहायता से? फर्रुखसियर सैयद बंधुओं। अब सैयद बंधु में दो भाई है, दोनों भाई में बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, उनके सहयोग से ही फर्रुखसियर मुगल शासक बना था। तो इसमें बड़ा भाई था अब्दुल्ला खां और छोटा भाई था हुसैन अली खां बराहा। ये अच्छा प्रश्न है, एक बार आइए सिविल सर्विसेज में प्रश्न आया था कि बड़ा भाई किस ओहदे पर था और छोटा भाई किस ओहदे पर था। और सैयद बंधु को नृत्य निर्माता भी कहा गया, किंग मेकर, राजा बनाने वाले के नाम से भारत के इतिहास में सैयद बंधु जाने जाते हैं। इसमें बड़ा भाई था अब्दुल्ला खां और छोटा भाई था हुसैन अली खां बराहा। और बड़ा भाई वजीर के पद पर था और छोटा भाई हुसैन अली खां बराहा जो था वो मीर बख्शी यानी सेनापति के पद पर था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल राजकीय प्रशासन में, मुगल शासन में सैयद बंधुओं की चलती हुई दोनों भाइयों का बोलबाला सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल कब से कब तक बना रहा? क्योंकि 1713 में से उनका शुरू हुआ है और 1720 में पहले छोटे भाई अब्दुल्ला खां, छोटे भाई हुसैन अली खां बराहा को धोखे से मार दिया गया और बड़े भाई जो थे अब्दुल्ला खां उनको भी आगरा के पास पराजित कर दिया गया। तो उनका जो बोलबाला था मुगल शासन में 1713 से 1720 तक बना रहा। अगला है, औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब तो 1707 में मर गया है, किस मुगल शासक का लगभग 30 साल 1719 से 1748 लगभग, अब उसमें थोड़ा बहुत है, लंबा शासन काल मुगल साम्राज्य के बचाने का आखिरी मौका था। इस लंबी अवधि में मुगल वंश जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, पतन के रास्ते पर जा रहा था, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं बचाया जा सका। और वह शासन है मुहम्मद शाह का। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। उर्दू को मुगल शासन में राजकीय भाषा के रूप में इन्होंने ही लाया था। अगला प्रश्न है, मुहम्मद शाह के जमाने में, मुहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहा गया, 1719 से 1748 तक का काल है, मुहम्मद शाह के जमाने में सबसे शक्तिशाली सामंत कौन था? मैंने शुरू में ही बताया कि जितने भी उत्तर मुगल शासक हुए वे सभी के सभी किसी न किसी के सहयोग से ही शासक बने, राजा बने थे। और वे तो राजा जो थे ना, वे तो मात्र कठपुतली मात्र ही थे। सबसे शक्तिशाली सामंत कौन था तथा वह मुगल शासन में वजीर कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुहम्मद शाह के जमाने में सबसे शक्तिशाली सामंत कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इन्होंने ही हैदराबाद रियासत की नींव डाली थी और वे 1722 में मुगल शासन में वजीर के ओहदे पर थे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव, वास्तव में मुगल शासन कब से डिसइंटीग्रेशन होना शुरू माना जाता है? जब निजामुल मुल्क में 1724 में अपना ओहदा वजीर का पद छोड़ दिया, उसके बाद से वास्तव में मुगल वंश का बिखराव शुरू माना जाता है। और दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए वो चल पड़ा। उसका प्रस्थान, बड़ा अच्छा एक कोटेशन है निजामुल मुल्क के बारे में, उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। वह मुगल शासन से छोड़कर हैदराबाद रियासत की नींव डालने चला गया था। अगला है, जब नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था, बहुत सारा दौलत यहाँ से वो लूट के लिया। कहा जाता है करीब 70 करोड़ का दौलत वो लूट के गया था। जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया उसे मुगल बादशाह कौन था? दोनों फौजों का, मान मुगल फौजों का और नादिर शाह के फौजों का, दोनों फौजों के बीच कब और कहाँ मुकाबला हुआ तथा इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ उस समय मुगल बादशाह तो क्लियर है मुहम्मद शाह थे और हरियाणा के करनाल के पास दोनों फौजों का मुकाबला हुआ था, जिसमें मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था और शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ताउश जो कोहिनूर हीरे का बना हुआ था उसे भी लूट कर ले गया। दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया गया। बहुत बड़ी मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का आघात पहुंचा था जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के काबिल सेनापतियों में से एक था। अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के काबिल सेनापतियों में से एक था। बताएं कि अब्दाली ने
हुए अहमद शाह अब्दाली ने किस समयावधि के दौरान उत्तरी भारत खासकर दिल्ली और आगरा पर बार बार आक्रमण और लूट खसूट किया था? क्योंकि 1739 में तो नादिर शाह आया, लूट खसूट करने के बाद चला गया, तो उसका सबसे काबिल सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। उसने मुगल शासन की कमजोरी को जान लिया कि आपस में सामंत लोग शासन के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं और राजा तो नाम मात्र का कठपुतली मात्र है और देश में धन दौलत की कमी नहीं है, तो लूटने का अच्छा मौका है। तो 1748 से 1767 के बीच वो बार बार आक्रमण करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईस्वी सन तक आते आते मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एग्जिस्टेंस वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया? वह अब माने मुगल शासन वह अब केवल दिल्ली का राज्य बनकर रह गया। 1761 तक आते आते पानीपत की तिथि लाई हुई तो 1761 में था, तो 1761 तक आते आते मुगल साम्राज्य का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में नहीं रहा था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा था। ये भी उत्तर मुगल शासक रहे हैं। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। बताया कि वह कब मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। मराठों के संरक्षण में कब वह दिल्ली लौटा? इसका उत्तर है बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल डेट याद रखिए, 1772 में 1772 में वह मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा था। अगला है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया? तो पहला है 1803 और बाद वाला भी एक और डेट है, जो थोड़े समय के लिए सिपाही विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने दिल्ली को घेर लिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कुछ प्रश्न और भी हैं। सैयद बंधुओं, जिसमें दो भाई हैं, को मुगल शासन से हटाने में, अब देखिए इनको मुगल शासन से हटाने में किस सामंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इनको भी हटा दिया गया। आपस में एक से एक सामंत थे, जिसका कभी बोलबाला होता था फिर दूसरे सामंत उनके पीछे पड़ जाते थे, उनको भी हटा दिया था। इसका उत्तर है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद रियासत की 1724 में डाली थी। इन्होंने ही सैयद बंधु, जिसमें दो भाई थे, अब्दुल्ला खां थे और हुसैन अली खां बरहा थे, दोनों को सत्ता से बेदखल करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह। अगला है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने दक्कन में किस समयावधि के दौरान अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली तथा वह कब से कब तक मुगल शासन में वजीर के पद पर रहा? बाद में वजीर के पद को छोड़ दिया था और हैदराबाद रियासत की नींव डालने हुए चले गए थे। तो 1720 से 1722 तक 1720 से 1722 तक वे अपनी स्थिति को मजबूत किए और मुगल शासन में वजीर है 1722 से 1724 और 1724 में तो वो पलायन कर गए, मुगल शासन में वजीर के पद को छोड़ दिया और हैदराबाद रियासत की नींव 1724 में डाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगला है, मुगल शासन की कमजोरी का फायदा उठाकर कौन से दो व्यक्तियों ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया? बंगाल पर ही मुगलों का शासन तो पूरे देश में था, लेकिन जब उत्तर मुगल शासक कमजोर होने लगे तो हर जगह के जो सूबेदार हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे जिस क्षेत्र के, वे खुद पूरा का पूरा शासन अपने कब्जे में ले लिया था। तो बंगाल में दो व्यक्ति का नाम होता है, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां। ये दोनों ने बंगाल में स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया था। अगला है, मुर्शीद कुली खां बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। बंगाल का दीवान होता है तो रेवेन्यू कलेक्शन करने का पावर होता है। दीवान कब बना तथा बंगाल का सूबेदार कब बना? सूबा का मालिक सर्वे सर्वा, दीवान हो गया कि रेवेन्यू का मालिक। तो 1700 में, जिस समय औरंगजेब जिंदा ही था, औरंगजेब 1707 में मरा था, तो 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना था और 1717 में वह बंगाल का सूबेदार बना। दो डेट याद रखना है, 1700 और 1717। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी थी? अलीवर्दी खां ने कलकत्ता और चंद्रनगर में अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को किलेबंदी फोर्टिफिकेशन करने की अनुमति नहीं दी थी। ठेका पर भू राजस्व लैंड रेवेन्यू वसूल करने की व्यवस्था इजारा व्यवस्था कहलाया। इजारा व्यवस्था, ठेका, किसी बड़े जमींदार को कहा जाता था कि इस क्षेत्र से इतना आप वसूल कर दीजिए और किसानों से आपको जितना वसूलना वसूल दीजिए। जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा था। इजारा व्यवस्था एक बुरी व्यवस्था माना गया था।
बताएं कि बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारों को चुनते समय स्थानीय जमींदारों और महाजनों की प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे, जिसमें अनेक हिंदू भी थे। इसमें नाम आता है मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। अगला है दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास किसके अधीन सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ? दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास किसके अधीन प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ तथा वह कौन था? हैदर अली बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे, सैनिक के पद पर थे और धीरे धीरे अपना पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे। हैदर अली और मैसूर क्षेत्र कौन था? मैसूर, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने कब और कहां एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? 1755 में। इसका उत्तर 1755 में डिंडीगुल में, 1755 में डिंडीगुल में। अगला है, हैदर अली ने कब मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया? मैसूर राज्य पर कब उन्होंने अपना अधिकार कायम कर लिया? 1761 में वो मैसूर राज्य पर कायम कर लिया और उनका बेटा टीपू सुल्तान था। उससे संदर्भित प्रश्न आगे है। हैदर अली ने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। बताएं कि वह किस युद्ध के दौरान मारा गया? किस युद्ध के दौरान? उस जमाने में क्योंकि अंग्रेज भी अपने पैर पसार रहे थे और अंग्रेजों का देसी राज्यों के साथ बराबर लड़ाइयाँ हो रही थी, तो अंग्रेजों की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वो मारा गया। अगला प्रश्न है, हैदर अली के स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। बताएं कि अंग्रेजों के हाथों मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब तक शासन किया? मारे जाने तक तो 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था और यह है 1799। इसका उत्तर क्या होगा? 1799। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी है। उस जमाने में फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाए। बताएं कि वह पैदावार का जो भी उपज होता था ना, कितना हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था? लैंड रेवेन्यू के रूप में वो कितना लेता था? उसमें किसानों की बहुत अच्छी थी। 1/3 हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा वह किसानों से पैदावार के रूप में होता था, लैंड रेवेन्यू के रूप में लेता था। अगला है, अंग्रेज लोग भारत में अपना सबसे खतरनाक दुश्मन किसे मानते थे? क्योंकि अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो 23 जून 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अनेक युद्ध हुए और उनकी लड़ाइयाँ हुई और ऐसी उनकी शासन व्यवस्था, ऐसा उनका शासन का था, उनका जो फौज था बहुत अनुशासित था और सबको पराजित करते, क्योंकि आपस में डिवाइड एंड रूल, आपस में देसी जो शासक थे बटे हुए थे सबको। तो सबसे खतरनाक दुश्मन वो अपना किसे मानते थे? वे सबसे खतरनाक दुश्मन टीपू सुल्तान को ही मानते थे। सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों मानते हैं? टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न है, वास्तव में भारतीय शासकों में एकमात्र शासक कौन हुआ जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव डालता था। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी टीपू सुल्तान ही होगा। अगला है, यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में टीपू सुल्तान काफी रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी सहिष्णु था, काफी टॉलरेंट था और उदार था। बताएं कि, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, बताएं कि मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए कब पैसे दिए थे? मराठों ने लूटा और ये मुसलमान होकर के और हिंदुओं के मंदिर बनवाने के लिए पैसा दिया। यह उसकी उदारता और सहिष्णुता का परिचय है। 1791 की घटना है। 1791 में मराठों घुड़सवारों ने शारदा मंदिर को लूटा था और उन्हें उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके निर्माण के लिए पैसे दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की एक अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति थी कि, इसका उक्ति है, कोटेशन उसके पूछ रहा था, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छी नहीं है। यह टीपू सुल्तान का कोटेशन है। बताए कि इस विश्वास का पालन करते हुए
वह कहाँ पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। 1799 में वीर गति को प्राप्त हुआ था। पहला प्रश्न था इसका। तो श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो 2 प्रश्न और भी बच गए हैं। 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। बताएं कि इनमें 4 प्रमुख राज्य कौन थे। 4 प्रमुख थे, छोटे छोटे राज्य कौन थे। पहला नाम आता है कालीकट, दूसरा है चिरक्कल, और तीसरा है कोचीन, और चौथा है त्रावणकोर। केरल 4 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। अगला है त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के किस अग्रणी राजनेता के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। 1-2 प्रश्न और इससे बच गए हम। 18वीं सदी के उत्तरार्ध हो गया 1750 के बाद 18वीं सदी का उत्तरार्ध में केरल का कौन सा क्षेत्र संस्कृत विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बना था। तो त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम अभी कल आज की तारीख में त्रिवेंद्रम, त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। राजा मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कौन था जो स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति भी था। वह है राजा राम वर्मा। कहीं रवि वर्मा भी लिख देता है, कहीं राम वर्मा भी लिखता है। तो आज बस इतना ही। 18वीं सदी के भारत में मुगलों, औरंगजेब के मरने के बाद जो भारत में उत्तर मुगल शासक हुए और किस तरह से उनका शासन ठीक ठाक नहीं रहा और धीरे धीरे अंग्रेज इस देश में मजबूत होते चले गए।